बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल, ड्यू, एनसीआर, इग्नू, आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई टेनियर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना ठक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग की। जी हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे आप इग्नू, ड्यू, सोल, एनसीवैब, आईपी, एमड्यू एक्सेट्रा, कोई सी भी यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप लोगों का वीडियो बहुत काम का रहने वाला है। एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। अगर कोई और टॉपिक आते तो आप वो भी कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगी। आओ स्टार्ट करें। इससे पहले मैंने जो वीडियोस बना रखी है उसकी प्लेलिस्ट अलग बनाई है। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से मिल जाएगी आप लोगों को। 2023 और 24 वाले जो स्टूडेंट्स हैं सेशन के, उन लोगों के लिए अभी न्यू वीडियोस आ रही हैं। बाकी इसका वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड, अगर आप पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स में करवा रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, जो कि स्टूडेंट ने, काफी सारे स्टूडेंट्स ने खरीद लिए हैं। आप लोग खरीदना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, लाइन टू लाइन आप लोगों को मिल जाएगा। कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन लेना चाहते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएंगे आप लोगों के। और स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सम बेसिक टर्म्स के साथ, राइट। तो एंटिटी क्या होता है? एंटिटी जो वर्ड है, द वर्ड एंटिटी लिटरली मीन्स अ थिंग दैट इज डिफाइन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस की, यानी कि एक ऐसी चीज, डिफाइन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, जिसकी कहीं ना कहीं एक एग्जिस्टेंस है। जैसे बिजनेस एंटिटी मीन्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल बिजनेस एंटरप्राइज, लाइक खन्ना ज्वेलर्स हो गया, या फिर राम पाइप लिमिटेड हो गया, मतलब एक्सेट्रा। मतलब एक एंटिटी है, अकाउंटिंग के टर्म्स में उसको अकाउंटिंग एंटिटी एक नाम दिया गया, स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी को दर्शाया जाता है तो उसे हम एंटिटी का नाम देते हैं, राइट। डिफाइन इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलरली इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस को जब वो दिखाता है, जैसे आप देखते हैं साई ज्वेलर्स है, देर आर एन नंबर एग्जाम्पल्स ऑफ देयर। ठीक है, तो आप कोई सा भी डाल सकते हैं। इवेंट एंड ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, तो नाम से ही क्लियर है, एनीथिंग दैट ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट होता क्या है? कोई भी चेंज जब हम फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर देखते हैं तो हमें इवेंट और ट्रांजेक्शन के बारे में वो बताता है। इन अदर वर्ड्स में बात करूं मैं, तो इवेंट इज अ हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू एन एंटिटी। अ ट्रांजेक्शन इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। ठीक है, इसमें बहुत सारा मैटर लिखा हुआ है, आप रीड आउट करना चाहते हैं आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेन मेन पढ़ाऊंगी। ठीक है, और जो मैं एग्जांपल अलग से अपने देती हूँ जो बुक्स में नहीं मिलते, वो जरूर ऐड किया करें, क्योंकि वो डेली लाइफ एग्जांपल से रिलेट होगा, मैटर भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि मैम आप शॉर्ट में करवा रहे हैं, बट हाँ, मैं शॉर्ट में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैं लाइन टू लाइन कराऊंगी तो आप भी बोर हो जाएंगे, नींद आने लग जाएगी आप लोगों को। बट मैं मेन मेन कराऊंगी, और जो मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ वो जरूर एग्जाम में डालें, उससे मैटर बड़ा होगा, डेफिनेटली बड़ा होगा। उसके बाद बात करते हैं गुड्स के बारे में। गुड्स क्या है? गुड्स हमें सामान के बारे में दर्शाता है। इन केस ऑफ फैन डीलर, फैन आर गुड्स, यानी कि अगर कोई फैन का डीलर है, पंखों का डीलर है, तो पंखे जो है उसके लिए गुड्स है। ही मे बी आर हैविंग टेबल एंड चेयर बट दे आर नॉट गुड फॉर हिम। ठीक है, उसके वहां पर अगर टेबल और चेयर भी उसके पास अगर है, तो क्या वो उसके लिए गुड्स है? नहीं, वो गुड्स नहीं है। तो देखो, गुड्स क्या होता है? द गुड्स रेफर्स टू एन आर्टिकल इन विच द बिजनेस डील, जिसमें वो बिजनेस डील करता है, उसी को गुड्स नाम दिया गया है। ओनली दोज आर्टिकल विच आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सेल आर कॉल्ड गुड्स। यानी कि आपको ये लाइन जरूर से जरूर मेंशन करनी है अपने एग्जाम्स में, कि वो सारे आर्टिकल जो आप परचेज करते हैं किसके पर्पस के लिए? बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई बिजनेस करना चाहती हूँ और मैं बिजनेस करना चाहती हूँ पेन्स का, राइट, तो मेरे जो बिजनेस के अंदर जो पेन्स पड़े हैं वो मेरे लिए गुड्स है। बट जो मेरे बिजनेस के अंदर चेयर, टेबल, व्हाइट बोर्ड पड़े हुए हैं, वो मेरे पास हैं, तो क्या वो मेरे लिए गुड्स है? तो वो मेरे लिए गुड्स नहीं है। जिसमें मैं, जिसको मैंने खरीदा ही बेचने के पर्पज से है, वो मेरे लिए गुड्स हो जाएंगे, राइट। और भी एग्जांपल्स डाल सकते हैं। डेटर्स क्या होता है? 11th की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिटेल में करवा रखी है, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वन शॉट कराया था, उसमें भी बता दिया है, बट दोबारा से हम लोग कंटिन्यू करें न्यू स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी की जो
पीडीएफ है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, राइट। तो डेटर्स क्या होता है, डेटर इज अ वन हु ओन सम अमाउंट टू द बिजनेस। फॉर एग्जांपल अ कस्टमर हु परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, वो पर्सन, वो कस्टमर जिसने उधार पे सामान जो है खरीदा है फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से, इज कॉल्ड डेटर, इसको डेटर का नाम दिया गया। क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर इज वन हु टू हुम द बिजनेस ओन एंड सम अमाउंट, वन हु सप्लाई गुड्स और प्रोवाइड सम सर्विसेज ऑन क्रेडिट, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अपनी गुड्स प्रोवाइड कर रहा है उधार पे, उसे हम क्रेडिटर का नाम देते हैं, राइट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता क्या है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स से हम लोग ये समझते हैं, दीज आर द डिफरेंट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स वेदर इन द फॉर्म ऑफ द बॉन्ड बुक्स or low sheets wherein the various business events and transaction are recorded. For example, journal and ledger. These are the examples. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम तभी तैयार करते हैं जब हमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमें सबसे पहले जर्नल बनाना होता है, फिर उसके बाद लेजर बनाना होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें होती हैं, ये आगे फर्दर डिवाइडेड है, जो कि आगे हम समझेंगे। एंट्री क्या होता है, द रिकॉर्डिंग ऑन एंट्रिंग अ ट्रांजेक्शन और इवेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। एंट्री क्या है, आपको बस एक लाइन याद रखनी है, रिकॉर्डिंग जो कर रहे हो ना आप, उसी को आपको एंट्री का नाम दिया हुआ है। यानी कि ट्रांजेक्शन को आपने एंटर कर दिया, ठीक है, अपनी बुक्स में दर्शा दिया, तो वो क्या है, एंट्री है। एंट्री में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपने सेल करी है 500 रुपए की, या परचेज किया है 1000 रुपए का, ये सारी। जर्नल क्या होती है, जर्नल एक ऐसी बुक होती है, प्राइम बुक होती है, प्राइमरी बुक होती है, जो सबसे पहली बुक होती है, इसके अंदर सबसे पहले रिकॉर्डिंग की जाती है, इससे पहले कोई भी अकाउंट नहीं बनता है, राइट। लेजर क्या होता है, लेजर उसके बाद बनाया जाता है, यानी जर्नल के बाद लेजर बनता है। तो आपको याद रखना है हमेशा, जैसे आप लोग स्कूल में जाते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं, फिर सेकंड में जाते हैं, ऐसे ही जर्नल पहले बनाना है, उसके बाद आपका लेजर बनता है। और लेजर में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, मतलब सेपरेट अकाउंट जब बनता है। आपको इतना याद रखना है, जो जर्नल आप लोगों ने बनाई है, जर्नल अभी आगे हम सीखेंगे कैसे जर्नल बनाते हैं, बट जिन बच्चों की बैक आ रखी है वो अच्छे से पढ़े। पेड कोर्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पास हो जाओगे। तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर ट्रांसफर टू द सेपरेट बुक्स कॉल्ड लेजर। यानी कि जर्नल में बहुत सारी ट्रांजेक्शन थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, राम, श्याम, सीता, ये बहुत सारी कैश, बैंक, ऐसे अलग अलग बहुत सारी एंट्रीज थी, उनके अलग अलग अकाउंट बनाने हैं। जैसे राम है तो राम का एक अलग अकाउंट बनाना है, उसमें राम ने जितने सामान खरीदे और जितना बेचा उसका जो है अलग अकाउंट बनेगा, राइट। इस तरीके से लेजर बनता है। अकाउंट क्या होता है, टी शेप का होता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी पिछली वीडियोस में बता रखा है, ये मैंने आपको समझा रखा है। इसमें डेबिट और क्रेडिट होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों का क्या आता है, डेबिट आता है, राइट। देखो लिखा भी है, टू इट्स मेक मी, इट मीन्स मेकिंग एन एंट्री फॉर अ ट्रांजेक्शन ऑन अ डेबिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट, and to credit an account it means making an entry for a transaction on credit side, right hand side of an account। मतलब जो हमारा राइट हैंड साइड है, जो हमारा सीधा हाथ है, आप इससे भी इसको चेक कर सकते हैं, तो वो हमारा क्रेडिट साइड है। जबकि जो उल्टा हाथ है हमारा, जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो हमारी डेबिट को दर्शाता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ बताए गए हैं ऑन अकाउंट। एसेट्स क्या होती है, एसेट्स क्या है, एसेट्स आर द थिंग्स ऑफ वैल्यूज, कि कुछ वैल्यू, कुछ प्रॉपर्टी, ऐसी चीज जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे, ठीक है। फ्यूचर में कौन सी चीजें बेनिफिट देती हैं, देखो जैसे लैंड है, हम लोगों ने खरीद ली, वो हमें फायदा देगी ना, बाद में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो फायदा दिया उसने। बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, मशीनरी हमारा क्या फायदा दे रही है, वो हमें प्रोडक्शन करके देगी। वेरिकल्स क्या है, हम लोग अपने बिजनेस में यूज करेंगे उस वेरिकल को, आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीजों में यूज होगा। फर्नीचर है, स्टॉक है, कैश है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट्स। एक्सपेंडिचर नाम से क्लियर है, एक्सपेंडिचर मीन्स स्पेंडिंग ऑफ मनी, आप कुछ मनी को स्पेंड कर रहे हो, इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, आप कुछ बेनिफिट के लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं, उसको आपने एक्सपेंडिचर का नाम दिया गया है। जैसे आपने मशीनरी खरीदी है, आपको लगेगा ये तो आपका एक्सपेंडिचर है, बट आपने ये क्यों खरीदा है, ताकि आपको फ्यूचर में जाके इससे कुछ फायदा मिल सके, क्योंकि आप प्रोडक्शन करेंगे मशीनरी से, वो आपको फ्यूचर में जाके फायदा देगा, इसीलिए एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ा, जो कि बिजनेस में करना पड़ता है, राइट। उसके बाद अगर मैं आऊं लाइबिलिटीज पे, तो लाइबिलिटीज क्या होता है, क्रेडिटर इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उधार से आप समझ सकते हैं। एक बिजनेसमैन को, एक कंपनी को भी लोन चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं बाहर से या बहुत सारी चीजों से, तो उसमें कुछ चीजें आती है। लोन फ्रॉम अ बैंक, बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, उधार ले लिया जहां से हम सामान लाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें लाइबिलिटी में आती है, मतलब कर्जा जो हमने अभी चुकाना है, जो कि शॉर्ट टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म भी होता है। डिटेल में समझना चाहते हो, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। कैपिटल क्या होती है, जब एक मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है, ये वाला कैपिटल कह रही हूँ। कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। एक एक लाइन तो याद करके चलना, ज्यादा याद नहीं होती तो एक लाइन बुक की लिखना, बाकी जो मैं समझा रही हूँ वो बना के लिख देना।
कैपिटल होता क्या है? कैपिटल का मतलब है कि एक मालिक जब अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे पूंजी जिसे बोला जाता है, कैपिटल जिसे बोला जाता है। इसको हम दो नाम से और जानते हैं, नेट एसेट्स भी इसको बोलते हैं और नेट वॉर्थ भी बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग रेफर्स टू द अमाउंट विदड्रॉन ऑफ द गुड्स और द वैल्यू गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज फॉर द बिजनेस। हम अपने बिजनेस के अंदर जो मालिक है, जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी सामान खरीदता है, सॉरी सामान जो है वो वहां से निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए या पैसा निकाल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं, राइट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? ये तो नाम से हमें क्लियर है, फायदा जो कि हमें मिलता है अगर हम लोगों के एक्सपेंडिचर खर्चे कम हो और इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट है। देखो लिखा भी है, प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इनकम ज्यादा और खर्चे कम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। इट्स कॉल्ड ओनर इक्विटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। लॉस आप खुद बना के लिख सकते हैं, यानी लॉस मीन्स मनी, मनी मनी वॉर्थ लॉस विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट। आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिला, सपोज आपने 10 रुपए लगाए अपने बिजनेस में और आपको 8 रुपए मिले बदले में, तो 2 रुपए का घाटा हो गया ना। तो इसी तरीके के लॉस आप लोग एग्जांपल्स में डाल सकते हैं। इनकम क्या होती है? इनकम एक रेवेन्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपने कोई सर्विस दी। सर्विसेज का एग्जाम्पल मैंने बहुत बार दिया है, बहुत सारी वीडियोस में दिया है। जो कि क्लास 11 से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को सर्विसेज का मतलब बहुत अच्छे से पता होगा, बट जो स्टूडेंट को भूल गए हैं तो मैं इनको बता दूं। सर्विसेज में आता है हम लोगों की, लाइक टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है। दीज आर द एग्जाम्पल कि ये लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, गुड्स नहीं देते। सर्विस देते हैं तो बदले में इनको कुछ रिसीव होता है। जैसे टीचर ने बच्चे को पढ़ा दिया, उससे ट्यूशन फीस चार्ज कर ली, तो ये सर्विस है, ठीक है, ये भी उसके लिए एक इनकम है। डॉक्टर ने पेशेंट को देखा तो वो भी उसके से भी सर्विस दी है, उसने पैसा मिला, उसको इनकम है उसके लिए। तो इनकम क्या है? इट ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है गेन। गेन क्या होता है? गेन भी एक प्रॉफिट, इज अ प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन करने से हमें फायदा मिले बिजनेस में, जैसे हम लोगों ने एसेट को सेल कर दिया, उससे फायदा मिला तो गेन है, ठीक है। कोर्ट केस जीत गए, वो भी एक गेन है। एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग की मतलब जो हमारी बिल्डिंग है या लैंड जब हम खरीद लेते हैं, सपोज हमने आज जो बिल्डिंग है वो 20 लाख की खरीदी और कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू बढ़ के जो है 50 लाख हो गई, तो यानी एप्रिसिएशन मतलब बढ़ना, वैल्यू बढ़ गई, तो वो गेन है हमारे लिए। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है? तो देखो सबसे पहले डिस्काउंट समझते हैं, उसके बाद ये दोनों टाइप है उसके वो भी समझ लेंगे, ठीक है। इतनी बड़ी राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रही हूँ बस उतने पे, आप लोग बस सुनते रहिए, ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है? जो भी आप दुकान पे जाते हैं, बार्गेनिंग करते हो, भैया डिस्काउंट दे दीजिए, ठीक है। या फिर अगर देखते हैं बहुत सारी जगह हम जाते हैं, लेकिन मॉल वगैरह में हम लोग डिस्काउंट नहीं मांगते क्योंकि वहां पे हम लोगों को शर्म आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी प्राइस जो सेट है वो तो हमें पे करना पड़ेगा। डिस्काउंट हम दुकान पे जाके या किसी मार्केट में जाते हैं, कोई भी बहुत सारी मार्केट्स हैं, जो स्टूडेंट्स लाइक दिल्ली में रहते हैं तो सरोजिनी नगर जाते होंगे, लाजपत नगर जाते हो, कौन कौन जाता है प्लीज कमेंट जरूर करना मुझे। या फिर अगर कोई और मार्केट भी जाते हो तो वो भी कमेंट करना, ठीक है। तो और भी बहुत सारी मार्केट्स है, वहां जाके आप डिस्काउंट करते हो कोई भी चीज। अगर आपको कोई पर्स पसंद आ गया, गर्ल्स का रहता है ना कि हाँ भाई पर्स पसंद आ गया, चलो ये वाला ले लेते हैं, ये इतने का अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो भैया ने बोला 500, नहीं भैया 500 तो नहीं, 300 में दे दो, ठीक है। इस तरीके के डिस्काउंट आप लोग मांगते हैं, ठीक है। बॉयज भी जाते होंगे तो वो भी बार्गेनिंग करते होंगे, राइट। लाइक वो अपनी शर्ट्स वगैरह लाते होंगे, ठीक है। तो वो भी डिस्काउंट करवाते होंगे। तो ये डिस्काउंट जो होता है दो टाइप के होते हैं। मैं आपको आपकी जो रियल एग्जांपल है वही दूंगी ताकि आप लोग एग्जाम में बिल्कुल भी ना भूलो कि ट्रेड और कैश में क्या डिफरेंस है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कॉमन प्रैक्टिस दीज आर टू प्रिंट द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑन इट्स पैकेज, ठीक है। यानी ट्रेड डिस्काउंट को मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। आप कोई भी चीज जैसे दुकान में गए लेने के लिए और मान लीजिए कोई बैग है, ठीक है, उसके ऊपर 500 रुपये लिखा है, ठीक है, और उसके उसको काट करके डिस्काउंट करके वो बोल रहा है कि आपको 400 पे करने हैं, राइट। तो आपने जो आपको ये जो 100 रुपए का डिस्काउंट मिला है वो हो गया, वो जो उन्होंने ऑलरेडी अपने काट करके दिखा रखा है, जो प्राइस मेंशन कर रखा है अपने आर्टिकल पे कि ये डिस्काउंट है, तो वो आपका ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होता है? व्हेन द गुड्स आर सोल्ड इन क्रेडिट। अगर आप कोई भी चीज जो होती है, गुड्स जब उधार में बिकते हैं, द बायर इज एक्सपेक्टेड टू द पे द अमाउंट ऑन बिफोर ड्यू डेट। इफ द बायर मेक द पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट द सेलर में अलाउ हिम सम रिडक्शन इन द अमाउंट। यानी कि होता क्या है, कैश डिस्काउंट को आपको बस इतना साधारण सा याद रखना है कि जब आप दुकान पे जाते हो बहुत सारे लोग बार्गेनिंग करते हैं, बार्गेनिंग के साथ साथ ना उधार भी करते हैं, ठीक है। तो जो दुकानदार होता है वो बोलता है कि ठीक है अगर आप अभी पैसे देते हो तो मैं और डिस्काउंट कर देता हूँ। तो जो अभी वाला जो उन्होंने बोला है वो कैश डिस्काउंट है। और ट्रेड मतलब जो ऑलरेडी जो आप खरीद रहे हैं उस पर जो 10% का डिस्काउंट ज्यादातर लिखा होता है या 20 या 15%, वो तो आपको मिल रहा है,
वो एट अ टाइम परचेजिंग का होता है, वो बात अलग है। लेकिन जो कैश है वो जो उधार को खत्म करने के लिए, जल्दी पेमेंट लेने के लिए जो होता है, वो कैश डिस्काउंट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। वाउचर क्या होता है? वाउचर एक रिटन एविडेंस होता है। इसको भी मैं आपके एग्जांपल से समझाती हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप लोग दुकान में गए, आपने शर्ट खरीद ली, ठीक है, तो वो आपको एक बिल दे देता है, वो भी क्या है? एक वाउचर है। इफ वी बाय गुड्स फॉर अ कैश, वी गेट कैश मेमो। आपको कैश मेमो मिलता है, देखते होंगे आप, वो एक स्लिप सी काट के देते थे पहले तो। अभी तो आजकल प्रिंट हो गए, सब कुछ मिलने लगा है ना, सिस्टम वगैरह पे। तो वो सारी चीजें जो बिल्स है वो मशीन से निकल रही हैं, बाकी तो पहले तो मैनुअली सब कुछ होता था। तो यही सब क्या है? वाउचर है, जो एविडेंस है। मान लो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चेंज कराना है या फिर कोई उसमें डिफेक्ट आ जाता है, तो आप वो स्लिप दिखा करके ले सकते हो, क्योंकि दुकानदार को इतना याद थोड़ी ना रहेगा बाद में कि आपको कितने का दिया था या आप कब ले गए थे। ठीक है, उसके पास तो कस्टमर काफी होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। सॉल्वेंट क्या होता है? पर्सन हु इज इन पोजीशन टू पे इट्स डेट एज दे बिकॉम ड्यू। सॉल्वेंट मतलब एक ऐसा इंसान है जो अपनी ऐसी पोजीशन में, जो अपने कर्जे चुकाने की पोजीशन में है, तो वो उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और इनसॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट के आगे इन लगा दिया, मतलब वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने जो है कर्जे चुका सके जो कि उसने उधार पे लिए थे। राइट। बैड डेट्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी जगह काम आने वाला है आगे, तो इसको अच्छे से समझ लो। द अमाउंट ऑफ डेट विच इज अनरिलाइजेबल फ्रॉम अ डेटर हु बिकेम इंसॉल्वेंट। यानी बैड डेट्स का मतलब यही है, जो पैसा डूब जाता है, जो रिकवर करने की उम्मीद में नहीं होता, उसे हम बैड डेट्स बोलते हैं, जो पैसा डूब जाता है। ठीक है, तभी आप लोग काफी सारी एंट्रीज देखते होंगे, उसमें लिखा होता है बैड डेट रिकवर्ड। यानी कि जो डूबा हुआ पैसा था वो रिकवर हो गया, वो तो बात अलग है, लेकिन बैड डेट्स का मतलब यही है कि डूबा हुआ पैसा। स्टॉक क्या होता है? द अमाउंट ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड और अनयूज। जो सामान अभी नहीं बिका उसे हम स्टॉक का नाम देते हैं, और जो कि हमारे गोडाउन वगैरह में पड़ा होता है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में इंक्लूड करते हैं। सेमी फिनिश होता है, कुछ फिनिश्ड होते हैं, कुछ कच्चा माल होता है, उन दोनों को मिला के स्टॉक तैयार होता है। ठीक है, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स है, वैसे करने की कोई नीड है नहीं है सच, बस मैंने आप लोगों को अच्छे से ये करवा दिया। राइट, तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद आते हैं हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। राइट, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है ये। अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन्वॉल्व टू अचीव अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव एज स्टेटेड इन यूनिट 1.2। द ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका गोल पर्पस क्या है? बेसिक अकाउंटिंग कुछ कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किए गए हैं हमारे, वो हमें पढ़ने हैं, जो कि आपको टेबल देखना है बस, और फालतू कुछ करने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे आए तो देखो, कॉन्सेप्ट टू बी ऑब्जर्व टू अ रिकॉर्डिंग स्टेज, और दूसरा रिपोर्टिंग स्टेज। ठीक है, तो सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दूसरा मनी मेजरमेंट है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है, चौथा हमारा हिस्टोरिकल है, फिफ्थ वन इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एक एक करेंगे, इसको समझना शुरू करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी पहले समझ भी चुके हैं। आओ फटाफट स्टार्ट करें। सबसे पहला आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या होता है? तो बिजनेस एंटिटी का मतलब ही यही है, एक ऐसी एंटिटी है जहां पे मान लो कोई भी क्लोथ का डीलर है या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। तो बिजनेस एंटिटी का मतलब ही सिंपल सा अगर मैं समझाऊं आप लोगों को, तो इतनी बड़ी रामायण लिखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप लोग पढ़ जरूर सकते हैं खुद से अगर पढ़ना चाहो तो, बट अदरवाइज जो है मैं सिंपल लैंग्वेज में ही आप लोगों को समझा रही हूँ कि एवरी एवरी बिजनेस एंटरप्राइज एंड एंटिटी सेपरेट फ्रॉम डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स प्रोप्राइटर। एक मालिक जो होता है वो अलग है और उसका बिजनेस अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल है वो अलग है, ठीक है, डॉक्टर अलग है। तो बिजनेस एंटिटी का मतलब आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसमें आप दो एग्जांपल डालो, तीन डालो, जितना जितने मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग इसको बढ़ा सकते हो आप। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, मनी मेजरमेंट ऐसी चीजें जिसको आप मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, वही सारी चीजें आपको लेनी है। जैसे इंडिया के अंदर रुपए होता है, ठीक है, और यूएसए की बात करूं तो यूएस डॉलर होता है। तो ये सारी चीजें मतलब मॉनिटरी टर्म्स वाली चीजों को इंक्लूड करना है। जो नॉन मॉनिटरी टर्म्स होती हैं, जैसे डेथ हो गई किसी एफिशिएंट मैनेजर की, या फिर कोई अकाउंटेंट का अपॉइंटमेंट था, ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये तो ऐसे चेक प्रोसेस को छोड़ सकते हो। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये भी नाम से क्लियर है। ऑब्जेक्टिव एविडेंस, एविडेंस अभी आपको समझाया था मैंने। ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? वाउचर्स वगैरह आप लोग जो है इसमें डाल सकते हो एग्जांपल्स वाउचर्स वगैरह के। ठीक है, कि वाउचर्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, तो वो भी एविडेंस का काम करते हैं, कोर्ट में ले जाने के काम आते हैं, कि कोई धोखाधड़ी हो जाए तो हम लोग उसको यूज कर सके, वो हमें सपोर्ट करता है। जैसे बिल इनवॉइस हो गई, कैश मीमो हो गई, आपने सामान खरीदा तो आपको कैश मेमो रिसीव हो जाता है। ये एक बेसिकली सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसको हम वाउचर का नाम देते हैं। राइट, इसको देख के ही हम लोग अपने इन एक्सचेंज ऑफ मनी द प्राइस पेड और एग्रीड टू बी पेड इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ परचेज इज कॉल्ड कॉस्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या समझाता है? कि जितना प्राइस पे किया उतने पे ही रिकॉर्ड करो। ठीक है, उससे ज्यादा या उससे कम
नहीं करना है। मार्केट वैल्यू बढ़े चाहे कम हो, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ड्यूल मतलब डबल। द बेसिक एक्सपेक्ट क्या है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड एक्सपेक्ट, यानी कि पैसा आने की भी और जाने की भी, गिवर और रिसीवर दोनों दोनों की एंट्रीज हमें पास करनी होती है, जो कि हमें डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग सिखाता है, जिसमें लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स याद रखना है, कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स याद रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रहेगी। उसके बाद आप कुछ एग्जांपल्स वगैरह डालना चाहें, टेबल बनाना चाहें एग्जाम में, कॉन्सेप्ट को बड़ा करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है कि हमारा बिजनेस फ्यूचर तक चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। क्योंकि अगर हम पहले ही ये सोच के बैठ जाएंगे कि हमारा बिजनेस तो चलेगा नहीं, लॉस होगा, तो हम बिजनेस को कभी भी नहीं चला पाएंगे। तो पहले से ही हमें फर्स्ट डे से हमें यही थिंकिंग बना के रखनी है कि हमारा जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न पेस पे चलेगा, चलता रहेगा। ये हमें सिखाया गया है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये भी नाम से ही क्लियर है, ये कैलेंडर ईयर पे चलता है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। जैसे कि हमारा स्कूल का करिकुलम चलता है, वैसे ही हमारे अकाउंटिंग का कैलेंडर ईयर भी फॉलो होता है, राइट। तो ये था पूरा का पूरा। उसके बाद आता मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारे को ये दिखाता है कि जितने भी हमारी जो कॉस्ट है, यानी जो हमारे रेवेन्यूज है, यानी कि अगर हमने इस साल अगर खर्चा किया है तो इसी साल के रेवेन्यू को हमें साथ में लेकर के चलना है। ये नहीं कि इस साल का खर्चा ले लिया और अगले साल की रेवेन्यू, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का एक साथ लेके उसी को ही मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलेंगे, तभी हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमारे खर्चे कितने थे और रेवेन्यू कितने थे। उसके बाद आता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज इन द पीरियड इन विच अर्न और रिलीज, यानी कि जिसमें आपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया है, जिसमें आपने उसको अर्न किया है, कमाया है, वही सारी रिकॉर्डिंग करेंगे, राइट। तो ये सारे थे आप लोगों के, मैंने सारे के सारे समझा दिए हैं। उसके बाद है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो इसको प्रूडेंस आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। प्रूडेंस क्या कहता है? प्रूडेंस हमें ये सिखाने की कोशिश करता है कि अगर हमारे बिजनेस के अंदर हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है तो हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, साथ में लॉस को भी लेके चलना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर हम सारे प्रॉफिट के फायदे के बारे में ज्यादा सोचेंगे और लॉस के बारे में कोई भी मतलब हम रिकवरी ना करें या फिर उसके लिए कोई भी प्रोविजंस ना बनाए, तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमें प्रूडेंस यही सिखाता है कि हमें क्या करना होता है कि एंटीसिपेटेड नो प्रॉफिट बट एंटीसिपेट ऑल लॉसेस। हमें लॉसेस के लिए ऑलवेज रेडी रहना चाहिए, ताकि हमारे कल को पैसे डूब भी जाए या कोई भी डेटर पे डिस्काउंट आ जाता है तो वो सारे के सारे भी हम आराम से रिकवर कर सके, क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉस की तैयारी कर रखी थी पहले से। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है कि जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी बिजनेस है, वो कंसिस्टेंट की तरह काम करेगा, यानी कि कंसिस्टेंट होके करेगा। जैसे कि अगर मान लो हम लोग डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं अपनी एसेट्स पे। डेप्रीसिएशन होता क्या है? तो डेप्रीसिएशन होता है जो हमारी वैल्यू को गिराता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। जब हमारा एसेट्स में वैल्यू गिरती है तो हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अगर हम अपने डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एसएलएम, एक होता है डब्ल्यूडीवी। एसएलएम बोले तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, डब्ल्यूडीवी रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है। दोनों में से आप एक ही ऑप्ट करके चलें, ये नहीं बार बार चेंज कर रहे हैं। अगर एक बार एसएलएम लगा दिया तो अगले साल डब्ल्यूडीवी नहीं, आपको कंसिस्टेंट होकर उसी पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को बहुत दिक्कत आ सकती है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है कि हमें सारी चीजें शो करनी है, कोई भी चीज छुपानी नहीं है। ठीक है, वो हमारी बिजनेस रिलेटेड सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, फुल डिस्क्लोज करना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। क्योंकि एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस तभी पता चलेगा जब हम अपने सारे के सारी चीजों को डिस्क्लोज करेंगे। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है? जो चीज हमारे बिजनेस की काम की है उसको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, यानी कि मटेरियल यहाँ लिखा भी है। मटेरियलिटी जो होता है रिलेट करता है रिलेवेंस और रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पे, कि वो हमारे लिए कितनी रिलायबल है, कितना रिलेवेंस है उस चीज का, ताकि यूजर्स को इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली मिल सके। तो वो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, राइट। उसके बाद आता है हमारे कुछ बुक कीपिंग के सिस्टम है, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री, वो भी समझ लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? नाम से ही क्लियर है, पैसा आना जाना दोनों रिकॉर्डिंग करनी है। ये नहीं कि सिर्फ पैसा आने की रिकॉर्डिंग कर रहे, जाने की नहीं कर रहे। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं पता चलेगा कि हमने बेचा कितना है और आया कितना। एडवांटेज क्या है डबल एंट्री सिस्टम के? तो बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ का पता लगता रहता है। हम लोगों को टू फोल्ड एक्सपेक्ट होता है, इसमें हमारे को खर्चे, इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटी सब पता लगता रहता है। अप्रोप्रिएट डिसीजन हम लोग ले पाते हैं। एक्यूरेसी रहती है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए, राइट। सिंगल एंट्री जो होता है बहुत ही काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो नहीं करती हैं, क्योंकि छोटे दुकानदार इसको फॉलो करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा आने की या लेने की रिकॉर्डिंग ज्यादातर वो लोग करते हैं, और इनको कोई ज्यादा ऐसा अकाउंट बनाना नहीं पड़ता, और उसके फायदे बहुत कम है, नुकसान थोड़े ज्यादा हैं। तो डिपेंड करता है बिजनेस किस लेवल का है। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन डबल एंट्री फॉलो करती हैं,
छोटे दुकानदार सिंगल एंट्री को फॉलो करते हैं, क्योंकि उन लोगों को कोई कहाँ पे कोई अकाउंट्स नहीं दिखाने, किसी को सैलरी नहीं देनी, अपना खर्चा खुद ही चलाना है और अपनी इनकम भी खुद ही चलानी है। राइट। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, पूरा चैप्टर अच्छे से समझा दिया है। ये समरी दी गई है एक लाइन की, वो भी आप पढ़ के जा सकते हैं अगर आपको ज्यादा याद नहीं होता है। नोट्स चाहिए टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है, अपना चैनल है, कभी भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।